गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे आते आते 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो आज हम उसके बाद की थोड़ी परिस्थितियों की बात करते हैं। पहले कि 1934 के बाद कौन से इवेंट्स होती हैं, थोड़ी सी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए क्या होता है कि 1935 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम पारित करती है 1935 का भारत शासन अधिनियम। शुरुआत में कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि कांग्रेस में इस बात को लेकर मतभेद रहते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन अल्टीमेटली बाद में कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो 1935 के अधिनियम को स्वीकार करेगी, और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जब चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, और चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव रहे। 1937 में जो चुनाव परिणाम अनाउंस होते हैं उसमें 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं। लेकिन 2 साल बाद ही 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श लिए वो भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर देता है। इस बात से भारतीय नेता बहुत नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिना हमसे परामर्श लिए, बिना युद्ध के उद्देश्य स्पष्ट किए, या ना कोई आश्वासन ब्रिटिश सरकार देती है कि युद्ध के बाद भारत को वो आज़ादी दे देंगे, तो इन सब कारणों से जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल हैं वो 22 अक्टूबर 1939 को अपने पद से रिज़ाइन कर देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव रखती है 1940 के, लेकिन अगस्त प्रस्ताव भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार लेकर आती है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, जो भारत आया था 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, और क्रिप्स मिशन के भारत आने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। सबसे पहला कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। मार्च 1942 में स्ट्रैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, और मई 1942 में क्रिप्स ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम कहते हैं क्रिप्स योजना। इस योजना के 2 भाग थे। देखिए, एक तो अंतरिम योजना और दूसरा दीर्घकालीन योजना। तो एक अंतरिम योजना के तौर पर इसमें ये कहा गया था कि युद्ध समाप्त होने पर भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है तब तक जो सुरक्षा विभाग है वो ब्रिटिश सरकार अपने अधिकार में रखेगी। चूँकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस की किसी दीर्घकालीन योजना में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे तत्कालीन योजना में अधिक बिलीव कर रहे थे। तो इस प्रस्ताव को मानने से कांग्रेस ने मना कर दिया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था कि जो सुरक्षा विभाग है वो सुरक्षा विभाग अंग्रेजों ने अपने पास रखा था, और इसीलिए गांधी जी ने क्रिप्स योजना के लिए कहा था कि ये दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। तो चूंकि क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन पूर्णतः असफल रहा, और क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों में बहुत निराशा का माहौल था, और अब स्थिति बड़ी विकट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारत की समस्या का क्या समाधान होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों में एक निराशा का माहौल बना। दूसरा कारण था बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। चूँकि इस समय युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस समय क्या हुआ था कि बर्मा पर जापान ने अधिकार कर लिया था, और जापान के अधिकार करने के बाद बर्मा से जो भारतीय इंडिया वापस आ रहे थे तो उन्होंने भारत आकर अपनी कहानियाँ भारतीय लोगों को सुनाई, और इन स्थितियों को या इस अपमानजनक व्यवहार की इन कहानियों को सुनने के बाद भारतीयों को बहुत दुख हुआ, और इन सब परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ने लगा।
तीसरा कारण है, हम ले सकते हैं पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि सरकार ने वहाँ पर सैनिक उद्देश्य के लिए किसानों की भूमि पर अधिकार कर लिया था। बहुत सारे जो नाविक थे उनकी नावों को नष्ट कर दिया था। तो शासन के इन कार्यों से जनता बड़ी दुखी थी। चौथा कारण है शोचनीय आर्थिक स्थिति। इस समय वस्तुओं के प्राइसेस बहुत अधिक बढ़ गए थे। चूँकि युद्ध की स्थिति थी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही थी, तो मध्यम वर्ग की स्थिति विशेष रूप से खराब होती जा रही थी। और लास्ट और सबसे मेन कारण है जापान के आक्रमण का भय। चूँकि इस समय जापान ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया था और भारतीयों को ये लग रहा था कि जापान किसी भी समय भारत पर आक्रमण कर सकता है, और भारतीयों को ये लग रहा था कि जापान हम पर जो आक्रमण कर रहा है वो अंग्रेज़ों की वजह से कर रहा है, और अंग्रेज़ अगर भारत छोड़ के चले जाएं तो संभव है कि जापान भारत पर आक्रमण ना करे। तो इसीलिए गांधी जी ने अपने हरिजन में एक आर्टिकल भी लिखा था, और उस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा भी था कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है। तो इस तरीके से जो जापान के आक्रमण का डर भारतीयों में बढ़ रहा था, उसने भी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भारतीय जनता को प्रेरित किया। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं वर्धा प्रस्ताव। ये 1942 है। इसको हम 14 जुलाई 1942 इसको हम रीड करेंगे। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे कि वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। इसके बाद 8 अगस्त 1942, इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है बम्बई में। और कांग्रेस का ये जो बम्बई अधिवेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। और वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसका समर्थन किया जाता है, और ये डिसीजन लिया जाता है कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नया मूवमेंट शुरू किया जाएगा। देखिए, इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। इसी भाषण में जो गांधी जी ने दिया 8 अगस्त 1942 को, गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। और ये प्लानिंग की जा रही थी कि कल से 9 अगस्त से एक बड़ा मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया जाएगा। लेकिन होता यह है कि 9 अगस्त को सुबह ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर लेती है। गांधी जी को और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां महल में बंदी बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो लीडर्स प्लानिंग कर रहे थे मूवमेंट शुरू करने की, उन सबको मूवमेंट शुरू करने से पहले ही ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर लेती है। अब जब जनता को ये जानकारी सब मिलती है कि भारतीय नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है, तो जनता में एक तरीके से एक विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, और जनता हड़तालें करना, जुलूस करना, कई जगह पर संचार साधनों को भंग करना, रेलवे और पुलिस स्टेशन जला देना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जनता की शुरू हो जाती हैं। मज़दूर स्ट्राइक कर देते हैं, जैसे जमशेदपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद, यहाँ के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी थी। एक विशेष बात ये रही कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। इनमें बलिया और बस्ती जो संयुक्त प्रांत में थे, सतारा बम्बई में, और बंगाल के मिदनापुर में, बिहार में, तो इन स्थानों पर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। तो मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और एक बात ये रही कि ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के पूरे प्रयास किए, और अल्टीमेटली आगे जाकर ये आंदोलन भूमिगत आंदोलन बन गया, जहाँ पर कि जो समाजवादी नेता थे, चूँकि ब्रिटिश सरकार सभी नेताओं को अरेस्ट कर चुकी थी, तो जो समाजवादी नेता थे, जिनमें मैं कुछ नाम अगर लूँ मेन,
तो जैसे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, तो ये जो समाजवादी नेता थे, इन समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का संचालन किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो समाजवादी नेता थे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। अब हम देखते हैं विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं कि इस मूवमेंट को लेकर विभिन्न दलों का क्या एटीट्यूड रहा। देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, मुस्लिम लीग इसके सपोर्ट में नहीं थी। इसी तरह साम्यवादी दल ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। जो उदारवादी नेता थे तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने वर्धा प्रस्ताव की आलोचना करते हुए वर्धा प्रस्ताव के लिए कहा था अविचारित और असामयिक। इसी तरह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी इस मूवमेंट के समर्थक नहीं थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस मूवमेंट को कहा था अनुत्तरदायित्व और पागलपन भरा कार्य। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, साम्यवादी दल हो, दलित वर्ग के लोग हों, सभी इस मूवमेंट के विपक्ष में रहे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो यद्यपि एक जन आंदोलन था, ये पूरा एक ऐसा मूवमेंट था जो जनता ने चलाया था, और चूँकि इस मूवमेंट के लिए पहले तैयारियां भी नहीं की गई थी, तो ये आंदोलन असफल रहा, क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना। लेकिन ये मूवमेंट अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा। तो असफल क्यों रहा? तो उसका मेन कारण तो ये था कि इसके संगठन में कमियां थी। संगठन में कमियां कैसे थी कि ये कोई प्री प्लान्ड नहीं था, ये एक जन आंदोलन था। जैसे कि अभी हमने बात की कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही प्रमुख नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। तो चूंकि नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, कोई निश्चित रणनीति नहीं थी, ये लोग प्रिपेयर नहीं थे कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो किस तरह मूवमेंट चलाया जाएगा, और कोई लीडर्स भी इनके पास नहीं थे, क्योंकि जितने भी मेन लीडर्स थे उनको ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। तो चूँकि आंदोलन के कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी इसकी नहीं की गई थी, कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी, इसलिए ये आंदोलन असफल रहा। दूसरा एक मेन कारण रहा सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी। देखिए, इस समय जो राजा थे या जो सेना थी, जो पुलिस थी, जो उच्च सरकारी अधिकारी थे, ये सब ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण रूप से वफादार बने रहे और इन्होंने बेरोक टोक होकर शासन का संचालन किया। तीसरा मेन कारण ये था कि आंदोलनकारियों की तुलना में सरकार की शक्ति कहीं अधिक थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंदोलनकारी तो सामान्य जनता थी, और ब्रिटिश सरकार, नो डाउट ब्रिटिश सरकार की जो शक्ति थी आंदोलन को दबाने की, वो इनकी तुलना में कहीं अधिक थी। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। देखिए, ये महत्व इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यद्यपि ये आंदोलन जो मूल लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना है, तो वो तो तात्कालिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसने भारतीय जनता में एक जन जागृति उत्पन्न कर दी। अंग्रेज़ों को भी लगने लगा कि अब भारतीय जनता में जागृति आ गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया ये पूरा एक जन आंदोलन था। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब जो भारत की जनता है वो जाग चुकी है, और अब हमारे लिए भारत में लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। तो अंग्रेज़ों को लग गया था कि अब हमें यहाँ से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, और इसीलिए इस मूवमेंट के बाद उन्होंने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। दूसरा ये था कि जनता में नवीन उत्साह। देखिए, ये जनता के लिए बड़ा अचीवमेंट था कि सारे नेता अरेस्ट हो गए हैं, और उसके बाद जनता ने मिलकर मूवमेंट चलाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई जगह पर तो जनता ने ही समानांतर सरकारें स्थापित करी जो कई दिनों तक चली। तो इससे जनता में एक नवीन उत्साह आया, जनता का आत्मसम्मान बढ़ा। तीसरा है नौसेना का विद्रोह। देखिए, इससे ये जो चेतना जनता में आई, इस चेतना का क्या प्रभाव पड़ा कि 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ, जो अपने आप में एक बड़ा विद्रोह माना जाता है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और जिसने ब्रिटिश शासन को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। नेक्स्ट है अमेरिका और इंग्लैंड में जनमत भारत के पक्ष में हो गया। देखिए, कुल मिलाकर ये जो मूवमेंट हुआ, इससे जो जनता थी अमेरिका और इंग्लैंड की,
वो भारत के फेवर में हो गई। उन्हें भी लगने लगा कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, और अल्टीमेटली वहाँ की गवर्नमेंट पर भी ये प्रेशर पड़ा, इंग्लैंड की सरकार पर भी ये प्रेशर होने लगा कि उन्हें भारत अब छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट था इसने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया, और भारत को जो आज़ादी मिली 1947 में, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट का रहा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू।